आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर कॉलाइड। जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे उनमें है हमारे चारों ओर कॉलाइड्स। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में हम सभी कॉलाइडों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते रहते हैं। दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले अधिकतर पदार्थ कॉलाइड हैं, जैसे हमारा भोजन, हमारे पहनने के वस्त्र, हमारे इस्तेमाल में आने वाला लकड़ी का फर्नीचर, हमारा घर, पढ़ने वाले समाचार पत्र, ये सभी मुख्य रूप से कॉलाइड हैं या कॉलाइडों से निर्मित हैं। दूध, फ्रूट जूस, सीमेंट, पेंट, धूल, धुआं, ये जो पदार्थ हैं प्रकृति में, ये कॉलाइडी अवस्था में ही पाए जाते हैं। आज हम कॉलाइडों के इन्हीं अनुप्रयोगों की आपके समक्ष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा चर्चा का बिंदु है आकाश का नीला रंग, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश का रंग नीला होता है। क्यों होता है? इसका रीजन है कि हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और अन्य सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जो भी प्रकाश आता है, आपको पता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्य उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट है कोहरा एवं धुंध, फॉग एंड मिस्ट। जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें धूल के कण होते हैं अपने ओसांक से नीचे ठंडी हो जाती है, तो हवा की नमी इन कणों पर संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और बारीक बूंदों या महीन बूंदों, ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ये बना लेती है। ये महीन बूंदें कॉलाइडी प्रकृति की होने के कारण हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरती रहती है। आपने अक्सर जाड़ों के समय में धुंध को छाते हुए देखा होगा, तो ये कॉलाइडी निकाय है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा का होना, रेनिंग। बादल हवा में निलंबित जल की छोटी बूंदों से बने हुए एरोसॉल होते हैं। बादल हवा में निलंबित जल की छोटी बूंदों से बने हुए क्या होते हैं? एरोसॉल होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में संघनन के कारण जल के छोटे कॉलाइडी कण बड़े होते चले जाते हैं जब तक कि वे बरसात के रूप में नीचे ना आ जाएं। कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से भी क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। अगला बिंदु होगा कृत्रिम बरसात, आर्टिफिशियल रेन। विद्युतीकृत धूल को फेंककर या बादलों के विपरीत आवेश वाले सॉल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात करवाना संभव है। मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। ये हमारे पास एक स्प्रेयर मशीन होती है, हम इससे सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराते हैं बादलों के ऊपर, बादल संघनित हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। यह हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि बादलों के ऊपर हम एक वायुयान के द्वारा स्प्रे करा दें, कोई विद्युत का धूल ले लें या सिल्वर आयोडाइड, तो इससे क्या होगा कि बादल कंडेंस हो जाएंगे और वो बरस जाएंगे। खाद्य सामग्री, फूड आर्टिकल्स, जैसे फ्रूट जूस, फलों का रस, हलवा, दूध, ये सभी कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं। मक्खन जल का वसा में परिक्षिप्त पायस है। ये वाटर ऑयल प्रकार का इमल्सन होता है।
आइसक्रीम, यह आइस का क्रीम में परिक्षिप्त पायस है। यह भी वाटर ऑयल टाइप का एमल्सन होता है। ये लोग आप देखते हैं, आपने मक्खन भी देखा है और आइसक्रीम भी आपने देखी हुई है। ब्लड, रुधिर या रक्त, खून। रुधिर एल्ब्यूमिनॉइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। इसमें उपस्थित कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। रुधिर में एल्ब्यूमिन जल में परिक्षेपित होता है। रुधिर के कोलाइडी कणों को स्कंदित करने की क्षमता फेरिक आयन तथा एल्यूमिनियम आयन में अधिकतम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी हाथ कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसके रोकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड या फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है पोटाश एलम का, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो इसमें एक तो पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है, एल्यूमिनियम आयन है। इसी तरह से फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? फेरिक क्लोराइड का होता है FeCl3। तो इसमें जो आयन उपस्थित है फेरिक आयन है, और इसमें कौन कौन से आयन उपस्थित हैं? इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम, सल्फेट और एल्यूमिनियम आयन उपस्थित हैं। तो फिटकरी और फेरिक क्लोराइड, इनके जो आयन होते हैं, इसमें तो हो गया एल्यूमिनियम आयन फिटकरी में, और फेरिक क्लोराइड में कौन सा आयन है? फेरिक आयन Fe+3 आयन के विलयन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले थक्के के कारण होता है। यानी जैसे कभी उंगली कट जाती है तो इस पर हम फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी लगाने से ये ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड ऊपर से सूख जाता है, ये क्या कहलाता है? कोएगुलेशन, एक स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन से यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, एक तरह से थक्का बन जाता है। तो ये ब्लड यहाँ पर रुक जाएगा फिटकरी लगाने से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मृदाएं या सॉइल्स। उर्वरा मृदाएं कोलाइडी प्रकृति की होती हैं, जिनमें ह्यूमस रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। कोलाइडी प्रकृति के कारण मृदाएं नमी और पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती हैं। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं, पौधे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहां पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, एक नमी युक्त मिट्टी होती है, ये ह्यूमस क्या करता है? इस नमी को और पोषक पदार्थों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। अगला हमारा जो बिंदु होगा यह है डेल्टा बनना, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जब नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं तो समुद्र और नदी के मुहाने पर कुछ धूल के कण एकत्रित हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक डेल्टा सा बन जाता है, इस तरह के डेल्टास बन जाते हैं जगह जगह। नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन होता है। समुद्र के जल में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। नदी का जल जब समुद्र के जल से मिलता है तो समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है, जिससे यह जम जाती है और वहां पर क्या बन जाता है? एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखिए इस तरह की जो मिट्टियां हैं वो एकत्रित हो जाती हैं और एक डेल्टा की शेप ले लेती हैं। यहाँ मिट्टी एकत्रित हो गई है, तो इस तरह से जब नदियां समुद्र की तरफ मिलती हैं तो वहां पर अक्सर डेल्टा बन जाते हैं। ये इस तरह के फॉर्मेशंस, डेल्टा फॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो डेल्टा का बनना भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइडों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड, जिसमें जो हम उपयोग बताएंगे उद्योगों में बेसिकली जो प्रयुक्त होती है कोलाइड, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो पहला है धुएं का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मोक। धुआं एक कोलाइडी निकाय है। धुआं यानी स्मोक क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें कार्बन और आर्सेनिक यौगिका, धूल इत्यादि के छोटे छोटे कण वायु में
परिक्षेपित रहते हैं। इन कोलाइडी कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। चिमनी के बाहर आने से पहले धुएं को एक कॉट्रेल अपक्षेपक, एक इस तरह का कॉट्रेल अपक्षेपक है हमारे पास, इसमें से गुजारा जाता है, पास किया जाता है। तो धुएं के ऋणावेशित जो कोलाइडी कण है, इन प्लेटों के संपर्क में आने पर अपना आवेश खो देते हैं। एक कॉट्रेल धनावेशित गोला होता है, इस पर धुएं के आवेशित कण आएंगे, क्योंकि धुएं का आवेशित कण कैसे है? ऋणावेशित कण है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो यहां पर वो अपक्षेपित हो जाएंगे और ये अपक्षेपित राख तो यहां इकट्ठी हो जाएगी ऐसे। ये सब अपक्षेपित राख इकट्ठी हो गई और जो कार्बन से मुक्त गैसें हैं वो इससे पार निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार धुआं चिमनी से बाहर निकलने से पूर्व भी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं या आर्सेनिक के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे कहां जाएंगे? वो तली में बैठ जाएंगे। अगला है पेयजल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी होता है उसको साफ करने के लिए हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में अशुद्धियां निलंबित रहती हैं। ऐसे जल से निलंबित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए फिटकरी मिलाई जाती है। फिटकरी आपको पता है, इसमें पोटेशियम आयन भी होता है, सल्फेट आयन भी होता है और एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम आयन जो ऋणावेशित अशुद्धियां हैं उनको क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है और जल पीने योग्य बन जाता है। जो हम नेचुरल सोर्सेज से वाटर प्राप्त करते हैं उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसको हम फिटकरी के द्वारा स्कंदित कर लेते हैं। ड्रग्स यानी औषधियां, अधिकांश औषधियां कोलाइडी प्रकृति की होती हैं। अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण ये आसानी से एसिमिलेटेड हो जाती हैं, स्वांगीकृत हो जाती हैं और अधिक प्रभावशाली होती हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न कि औषधियां कोलाइडी प्रकृति में अधिक प्रभावशाली होती हैं। उसका रीजन होता है कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण ये आसानी से एसिमिलेटेड हो जाती हैं या हम कहते हैं स्वांगीकृत हो जाती हैं। बहुत सारी ड्रग्स कोलाइडल स्टेट में ही प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक इमल्सन है, का उपयोग पेट की गड़बड़ी दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। आंखों का लोशन आर्जिरॉल, आंखों का लोशन आर्जिरॉल एक सिल्वर सॉल है, यह भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ड्रग्स के रूप में यूज कर रहे हैं आंखों का लोशन। कोलाइडल एंटीमनी का उपयोग काला जार के इलाज में किया जाता है। यह कोलाइडल एंटीमनी है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? काला जार में किया जाता है। कोलाइडी गोल्ड का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। यह कोलाइडल गोल्ड है, इसका उपयोग आईवी इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। कोलाइडी सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कोलाइडी सल्फर, ये कोलाइडी सल्फर है, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगली एप्लीकेशन है इसकी चमड़ा उद्योग में, इन लेदर इंडस्ट्री। पशुओं की खाल कोलाइडी प्रकृति की होती है। जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं और इसे टेनिन में भिगोया जाता है। किस में भिगोया जाता है? टेनिन में भिगोया जाता है। और टेनिन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो टेनिन पर उपस्थित ऋणात्मक आवेशित जो कोलाइडी कण है, ये जो खाल है इस पर धनावेशित कण है, इन दोनों का क्या होता है? पारस्परिक स्कंदन, म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है, जिससे चमड़ा कठोर हो जाता है और इस प्रक्रम को चर्म शोधन कहा जाता है। ये चमड़े को इस तरह से टेनिन में भिगोया जाता है और फिर इसके बाद चमड़ा बिल्कुल कठोर, रफ एंड टफ हो जाता है। तो ये चमड़ा उद्योग में भी हम कोलाइडल सॉल्यूशंस का उपयोग या कोलाइडल प्रोसेस का उपयोग करते हैं। अगला उपयोग है फोटोग्राफी में। जिलेटिन में प्रकाश सुग्राही फोटोसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड के इमल्सन का ग्लास प्लेटों या सेलुलाइड फिल्मों पर विलेपन, पॉलिशिंग कर फोटोग्राफी प्लेटें या फिल्म बनाना
ये भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का एक आपके पास एप्लीकेशन है। आजकल इसका हम प्रयोग कम करते हैं, पहले एक्सरे डेवलपिंग में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, लेकिन जब से ये कंप्यूटर फोटोग्राफी आई है इसका प्रयोग प्राय कम किया जाता है। पुराने जमाने में इसी विधि के द्वारा फोटोग्राफ बनाए जाते थे और एक्सरे का डेवलपमेंट भी इसी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट यूज है इसका रबर उद्योग में, इन द रबर इंडस्ट्री। रबड़ के पेड़ से एक पदार्थ प्राप्त होता है लेटेक्स। चित्र में देख सकते हैं कि एक रबड़ के पेड़ से लेटेक्स गिरता रहता है, उसको एक बाउल टाइप का हमारे पास एक एपरेटस होता है, इसमें हम इसको इकट्ठा करते रहते हैं। ये काफी सारे जो पेड़ होते हैं उन सभी से हम लेटेक्स को प्राप्त कर लेते हैं। रबड़ को लेटेक्स के स्कंदन से यानी कोएगुलेशन से प्राप्त किया जाता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ये पूछा भी जाता है कि रबर को लेटेक्स से कैसे प्राप्त किया जाता है। रबर को लेटेक्स के स्कंदन यानी कोएगुलेशन से प्राप्त किया जाता है। रबड़ के ऋणात्मक आवेशित कणों का जल में बना एक कॉलाइडी विलयन पायस है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लेटेक्स किसको कहा जाता है या लेटेक्स से क्या अभिप्राय है। तो रबड़ के ऋणात्मक आवेशित कणों का जल में बना एक कॉलाइडी विलयन या जिसे हम पायस कहते हैं वो क्या है, लेटेक्स है। यह भी पूछा जा सकता है कि लेटेक्स किस प्रकार का कॉलाइडी निकाय है। तो लेटेक्स क्या है, कि इमल्शन है यानी पायस है। यदि किसी वस्तु पर रबड़ की परत चढ़ानी होती है तो उसको विद्युत कण संचलन में एनोड बना देते हैं और जिससे उस रबर के ऋणात्मक कण पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं और एक परत के रूप में जम जाते हैं। यह इसका प्रोसेस होता है। अगली एप्लीकेशन है हमारे पास मल से गंदगी साफ करने में, रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम सीवेज। मल की गंदगी के कण ऋणात्मक कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं। टू बी नोटेड, आपको नोट करना है कि मल की गंदगी के कण ऋणात्मक कॉलाइडी प्रकृति के होते हैं। मल को एक हम ऐसे कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें एक एनोड होता है और दूसरा एक कैथोड लगा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गंदगी के कण एनोड पर अपक्षेपित हो जाते हैं और स्वच्छ जल बाहर निकलता है। एक प्रोसेस से समझिए, ये हमारे पास एक चैम्बर है। इस चैम्बर में यहां से हमने सीवेज को प्रवाहित कर दिया, इधर से ये सीवेज, इसको हमने अंदर डाल दिया। ये जो परत है ये किसका काम करेगी, ये आपका एनोड का काम करेगी। और ये कैथोड का कार्य करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही सीवेज इसमें एंट्री किया तो सीवेज के पार्टिकल्स इसमें भरे हुए हैं, तो जो एनोड होगा उस पर ये गंदगी के कण अवक्षेपित हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, ये अवक्षेप। इनको हम बाहर निकाल लेंगे और जो स्वच्छ जल होगा वो बाहर चला जाएगा। इस प्रकार मल से गंदगी को पृथक किया जाता है। अगला टॉपिक है कपड़ों को साफ करने में, इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। साबुन जल में विलय होकर कॉलाइडी विलयन बनाता है। यह कॉलाइडी विलयन कपड़ों पर लगे धूल के कण तथा अन्य गंदगियों को अधिशोषित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन जल में घोलकर क्या बनाता है, कॉलाइडी विलयन बनाता है। अब जब साबुन कॉलाइडी विलयन बनाता है तो कॉलाइडी विलयन क्या करता है, कपड़ों पर धूल लगी है या गंदगी लगी है, ग्रीस लगा है, कुछ भी लगा है आपका इस तरह का पदार्थ, उनको अधिशोषित कर लेता है और जैसे ही पानी का प्रेशर आता है, प्रेशर के साथ गंदगी दूर हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला है इसका अनुप्रयोग, औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।
काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे पेंट, आप लोग सब जानते हैं घरों में दीवारों को पेंट किया जाता है। शाही इंक, ये जो इंक होती है ये भी कॉलॉइडल प्रकृति की होती है। संश्लेषित प्लास्टिक, आप सभी भलीभांति परिचित हैं सिंथेटिक प्लास्टिक से। जितनी भी बाजार में प्लास्टिक बिकती है वो सब संश्लेषित प्लास्टिक्स होती हैं। रबर, अभी आपको पीछे भी बताया था, रबड़ ये भी कॉलॉइडल निकाय है। ग्रेफाइट, आप लोगों ने देखा होगा, जो विद्युत सेल आप बाजार से लाते हैं, ड्राई सेल, उसमें एक कार्बन की छड़ होती है, वो ग्रेफाइट की ही होती है। लीड पेंसिल, जो आप पेंसिल लिखने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो लीड पड़ी होती है वो भी ग्रेफाइट की ही होती है। लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल वगैरह जितने भी होते हैं वो इस तरह का जो पदार्थ होता है जो इंजनों में डाला जाता है। लुब्रिकेंट्स ये स्नेहक के रूप में है, ये तल को चिकना कर देता है। ग्रीस, ये सभी क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। सीमेंट, घर बनाने के लिए प्रयुक्त सीमेंट है आपके पास, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। इसी प्रकार बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के रूप में पदार्थ बनाते हैं। तो ये हमारे औद्योगिक उत्पाद हैं।